Hello everyone, this is Ankita Pathak from DSP Investment Managers. So last year हमने इन्फ्लेशन के बारे में बहुत सुना. इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी हाइक्स, इक्विटी मार्केट इफेक्ट, टू एन एक्सटेंट कि हमने बहुत सारे रेट कट्स और बहुत ही सडन रेट हाइक्स भी देखे. इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इन्फ्लेशन है क्या, ये कैलकुलेट कैसे होते हैं, इसके बाकी एस्पेक्ट्स कैसे होते हैं. हमारा एंडेवर रहेगा कि नेक्स्ट टाइम हम इन्फ्लेशनरी रेजीम में जाएं या डिसइन्फ्लेशनरी रेजीम में जाएं तो हमारे इन्वेस्टर्स समझ पाए कि सिचुएशन कितनी सीरियस है, इसमें क्या कट्स हो सकते हैं, क्या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हेडलाइन न्यूज में कैप्चर नहीं हो रही हैं. तो इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन को एज अ कंसेप्ट समझेंगे. ओके, तो इन्फ्लेशन होता क्या है? आई थिंक वो अभी तक हम लोग सब जानते हैं. इन्फ्लेशन मतलब महंगाई. बड़ा सवाल ये है कि इंडिया का जब इन्फ्लेशन हम 6% बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है. इसका ये मतलब है कि इन्फ्लेशन की एक इंडेक्स बनती है. वो इंडेक्स एक बेस ईयर में 100 पे शुरू होती है. ठीक है, तो अगर ये इंडेक्स लास्ट ईयर 100 थी और आज 106 है तो इन्फ्लेशन की ग्रोथ 6% है. तो नीडलेस टू से आपको समझ आ गया होगा कि जो इन्फ्लेशन की बेस है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता लगाने के लिए कि आज की ग्रोथ कितनी है. ठीक है, तो स्टार्टिंग में इन्फ्लेशन प्राइस चेंज है. पिछले साल से इस साल में कितना प्राइसेस में चेंज हुआ है और ये एक बेस पे डिपेंड करता है. सेकेंडली, हम अक्सर सुनते हैं एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है और एक कोर इन्फ्लेशन होती है. कोर इन्फ्लेशन क्या होती है? जब आप हेडलाइन इन्फ्लेशन से फूड और फ्यूल के प्राइस माइनस कर देते हो तो जो इन्फ्लेशन नंबर बचता है उसे हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं. अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम फूड और फ्यूल क्यों माइनस करते हैं, क्यों इतना डिबेट है कि आरबीआई को हेडलाइन इन्फ्लेशन देखना चाहिए या कोर इन्फ्लेशन देखना चाहिए. कोर इन्फ्लेशन स्टिकी है तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम फूड एंड फ्यूल को ही माइनस करते हैं? तो उसका दो रीजन है. एक, फूड और फ्यूल के प्राइसेस बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं. ये सीजन चेंज पे डिपेंड करते हैं, ये आउटसाइड इंडिया सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं. जैसे जब क्रूड प्राइसेस एकदम से रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बढ़ गए थे, वो एकदम डिमांड सप्लाई का गेम था जिसमें इंडिया या इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कुछ नहीं कर सकती थी. और ऐसा होता है कि फूड के प्राइसेस और फ्यूल के प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल होते हैं. तो वॉलेटिलिटी का फैक्टर इन्फ्लेशन से हटा देने के लिए हम लोग कोर इन्फ्लेशन देखते हैं. दूसरा, जैसे कि मैंने अभी भी बोला कि ये फैक्टर सिर्फ इंडिया डिटरमिन नहीं करता. ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस ग्लोबल डिमांड सप्लाई पे डिपेंड होता है. तो अगर क्रूड ऑयल बहुत तेजी से लेट्स से $150 अ बैरल हो जाता है तो क्या आरबीआई के रेट बढ़ाने से क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो जाएंगे? वो करेक्ट नहीं है. तो ये जो फूड और फ्यूल प्राइसेस होते हैं ये ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स में डिसाइड होते हैं और सिर्फ एमपीसी या सेंट्रल बैंक के रेट चेंज करने से चेंज नहीं होते हैं. इसलिए इनको कभी कभी हटा के हम कोर इन्फ्लेशन देखते हैं. तीसरी बड़ी चीज जो इन्फ्लेशन में होती है वो होती है होलसेल इन्फ्लेशन वर्सेस कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन. तो होलसेल इन्फ्लेशन क्या है? होलसेल इन्फ्लेशन ये है कि अगर मैं चॉकलेट खा रही हूँ और एक चॉकलेट फैक्ट्री है तो उसके लिए जो मिल्क का प्राइस है, शुगर का प्राइस है, कोको पाउडर का प्राइस है, वनीला एसेंस का प्राइस है, वो होलसेल इन्फ्लेशन है. जब वो मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेच देते हैं और वो जो चॉकलेट का प्राइस है, अगर मेरी चॉकलेट 10 रुपए से 12 रुपए की हो रही है तो वो मेरे लिए 20% की इन्फ्लेशन है क्योंकि मैं कंज्यूमर हूँ. तो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो मैन्युफैक्चरर्स को फील होता है और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो हम और आप जैसे कंज्यूमर्स को फील होता है वो होता है. तो डब्ल्यूपीआई, यूएस में डब्ल्यूपीआई को पीपीआई बोलते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन, और सीपीआई इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन. ओके, इन दोनों इन्फ्लेशन में अक्सर ये बातें होती हैं कि ये कभी कभी साथ में चलती हैं और कभी कभी बहुत ही डाइवर्ज कर जाते हैं. एग्जाम्पल के लिए लास्ट ईयर डब्ल्यूपीआई कुछ 12% 14% पे था और अपना सीपीआई 5.5-6% पे था. आज अभी भी सीपीआई 6% पे है, डब्ल्यूपीआई 2% पे है. तो ऐसा क्यों होता है? क्यों ये दो इन्फ्लेशन की रीडिंग्स इतना डाइवर्ज करते हैं? सिंपल आंसर है, इन दोनों की बास्केट बहुत अलग अलग होती है. ठीक है,
ये बास्केट्स कैसे बनती है? नंबर वन, ये बास्केट जो मॉस्पी बनाता है, ये हमारे बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करने के लिए बनाता है। तो अगर इंडिया का पॉपुलेशन अपना 45% ऑफ कंजम्पशन फूड पे करती है, तो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में 45% की वेट फूड की होगी। होलसेलर्स के लिए ऐसा ट्रू नहीं है। होलसेलर्स के लिए सबसे ज्यादा खर्चा होता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में, जिसमें कमोडिटीज एक्सेट्रा आती हैं। तो उनके लिए उस बास्केट में 64%, होलसेलर्स उस बास्केट में 64% का वेट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को होता है। और सीपीआई में 45% फूड प्रोडक्ट्स को होता है, क्योंकि ये जो बास्केट्स है ये कंज्यूमर बिहेवियर इमिटेट करती है। इसलिए डब्ल्यूपीआई और सीपीआई बहुत ही अलग डायरेक्शंस में जा सकते हैं। अगर फूड प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो सीपीआई ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, डब्ल्यूपीआई को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर कमोडिटी प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो डब्ल्यूपीआई बहुत तेजी से बढ़ेगा, उसका पास थ्रू इफेक्ट सीपीआई पे बहुत लिमिटेड होगा। ये डेफिनेशन और ये बास्केट और इनका कोरिलेशन इक्विटी मार्केट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम इक्विटी पे इफेक्ट की बात करेंगे तब हम इस कंसेप्ट पे वापस आएंगे। तो अभी हमने बास्केट्स की बात करी, ओके। ये बास्केट्स मॉस्पी बनाता है, और कभी कभी हम सुनते हैं कि बेस रिवाइज हो गया है, ओके। तो पहले इन्फ्लेशन 2004-5 के बेस पे कैलकुलेट होता था, अब 2011-12 के बेस पे कैलकुलेट होता है। एंड एक न्यूज भी है कि शायद अब नया बेस आ जाएगा। तो जब नया बेस आता है कुछ कैलकुलेट करने के लिए, उसका क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब होता है कि दो चीजें चेंज हो सकती हैं। एक तो उनकी इन्फ्लेशन करेक्शन मेथोडोलॉजी चेंज हो सकती है। अगर वो एक्स लोगों के साथ सर्वे कर रहे हैं तो वो उस सैंपल सेट को बढ़ा सकते हैं, उस मेथोडोलॉजी को और रिग्रेस बना सकते हैं, कोई नया स्टैटिस्टिकल प्रोसेस डाल सकते हैं। और दूसरा जो चीज होती है वो होती है कि वो बास्केट चेंज कर सकते हैं। अगर आज का इंडियन कंज्यूमर फूड पे थोड़ा कम खर्च कर रहा है और कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, लग्जरी गुड्स, इन सब पे ज्यादा खर्च कर रहा है, तो सीपीआई की बास्केट में इन चीजों का रिफ्लेक्शन बढ़ना चाहिए। तो जब बास्केट रीसेट होती है तो ये बास्केट रीएडजस्ट होती है वेट्स के लिए। इसीलिए हर 10 साल में बेस बदला जाता है टू रिफ्लेक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो अभी तक हमने हेडलाइन इन्फ्लेशन समझा, कोर इन्फ्लेशन समझा, कोर इन्फ्लेशन की इंपॉर्टेंस समझी, डब्ल्यूपीआई सीपीआई समझा, बास्केट समझी और बेसिस समझे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं ड्राइवर्स ऑफ इन्फ्लेशन पे। दो तरह के टेक्निकल ड्राइवर्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होता है जब चीजों के प्राइस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि इनफ सप्लाई नहीं है। ऐसा कोविड में हुआ था, रिसेंट फिनोमेना, जब चीजें प्रोड्यूस तो हो रही थी बट चीजें लॉजिस्टिक्स क्रंच होने की वजह से मार्केट तक नहीं पहुंच रही थी, और इसलिए प्राइसेस बहुत हाई हो गए थे। तो देयर वाज अ सप्लाई स्क्वीज as we call it, and that leads to cost push inflation. So the demand remains as is, but there is a supply squeeze which leads to higher prices and leads to cost push inflation. ऐसे inflationary scenario में there is not much what interest rate twinkling can do. ऐसे में सप्लाई बढ़ा के इन्फ्लेशन को कर्ब किया जा सकता है। दूसरे टाइप का इन्फ्लेशन होता है विच इज अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसमें डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती है। तो सप्लाई वहीं पर है पर डिमांड अब इतनी बढ़ गई है कि सबको वही गुड्स चाहिए और लोग उसके लिए प्रीमियम देने को तैयार हैं। तो ऐसा हम कॉन्सर्ट्स और मैचेस की टिकट्स में भी ऑफ्टन देखते हैं। कोविड के टाइम पे हमने ये हॉस्पिटल प्राइसेस एक्सेट्रा में भी देखा है कि उतनी ही मेडिकल सर्विसेज थी बट देयर वर मोर पेशेंट्स, सो पीपल वर विलिंग टू पे मोर एंड दे इंक्रीज द प्राइसेस, एंड दैट इज कॉल्ड द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब डिमांड किसी चीज की बढ़ती है उस वाले इन्फ्लेशन में इकोनॉमी की ग्रोथ, इकोनॉमी की रेजिलियंस दिखती है। तो जो इन्फ्लेशन और ग्रोथ का कनेक्ट होता है वो यूजुअली डिमांड पुल इन्फ्लेशन में ज्यादा दिखता है। जब ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होती है,
पीपल लोगों के पास परचेजिंग पावर होती है, जॉब्स अच्छी होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स कम आ रहे होते हैं, देन पीपल वांट टू गो आउट एंड कंज्यूम एंड दे आर विलिंग टू पे अ हायर प्राइस एंड दे लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ये नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, सो देन वी से दैट द इकोनॉमी इज गेटिंग ओवरहीटेड. तो फिर उस टाइम पे फिस्कल पॉलिसी कम खर्चा करती है और मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स बढ़ा देती है ताकि इंक्रीमेंटल कंजम्पशन एक्सपेंसिव हो जाए और ये थोड़ा सा इकोनॉमी को कूल डाउन कर पाए. तो इन्फ्लेशन क्यों है? क्या वो सप्लाई कम की वजह से है एट अ कांस्टेंट डिमांड, या डिमांड बढ़ने की वजह से है एट अ समवॉट कांस्टेंट सप्लाई? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि पॉलिसी मेकर्स क्या करेंगे, फिस्कल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, एंड इफेक्ट्स ऑन एसेट क्लासेस कितना होगा और इस टाइप का इन्फ्लेशन कितना स्टिकी हो सकता है. एंड फाइनली हम कवर करेंगे इन्फ्लेशन इफेक्ट ऑन वेरियस एसेट क्लासेस. सबसे पहले सिंपल से शुरू करते हैं, कमोडिटीज. ओके, तो हमारा मानना है कि कमोडिटीज इन्फ्लेशन को डिराइव नहीं करती. commodities are inflation. Okay, let me put that a little differently. Technical theory would say that, you know, if commodity prices are higher, inflation is higher. But it's not like one leads to the other. It is because inflation is part driven by commodity itself. So commodities are a part of the inflation basket itself. So needless to say, they will move together, but one doesn't drive the other. The second is currency. Usually, textbooks will say that when inflation is higher in a country, the currency tends to depreciate. This is because the money starts to lose its value against a foreign currency, in our case USD. बट ये सेंटेंस ट्रू है, बट इसके अलावा इन्फ्लेशन डिफरेंशियल मैटर करता है. तो अगर सारी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कि पोस्ट कोविड हुआ था, तो ये नहीं मैटर करता कि इंडिविजुअल इकोनॉमी का इन्फ्लेशन कितना है. इनफैक्ट ये मैटर करता है कि वो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल विद अदर इकोनॉमीज और जिस इकोनॉमी के साथ आप उस करेंसी को पेग कर रहे हो उसका कितना डिफरेंशियल है. तो अगर इंडिया का इन्फ्लेशन और यूएस का इन्फ्लेशन डिफरेंशियल बहुत हाई है, तो टेक्स्ट बुक मॉडल्स के हिसाब से इंडिया की करेंसी को डेप्रिशिएट करना चाहिए. बट अगर एट द सेम टाइम हमारी ट्रेड पिक्चर अच्छी है, फ्लोज अच्छे हैं, तो इट्स नॉट दैट एवरीथिंग एल्स स्टेज कांस्टेंट एंड देयरफॉर यू नीड टू टेक दिस विद पिंच ऑफ सॉल्ट. तो तीसरा एसेट क्लास जो हम कंसिडर करेंगे वो डेट. आई थिंक डेट में इन्फ्लेशन की सबसे ज्यादा वैल्यू है अक्रॉस एसेट क्लासेस. सिंपल रूल है कि अगर इन्फ्लेशन फॉलिंग रेजीम में है, इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी कम हो सकते हैं, विच मीन्स कि बॉन्ड की यील्ड्स कम हो सकती है, विच मीन्स बॉन्ड्स पे यू कैन हैव कैपिटल गेन. So a falling inflation regime is good for debt as an asset class, and a rising inflation regime is bad for debt as an asset class. Having said that, it's not like debt में अलग अलग ड्यूरेशंस नहीं होती हैं. तो जब इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे होते हैं, यू कैन बी ऑन द लॉन्गर ड्यूरेशन. जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे होते हैं, यू कैन बी ऑन द शॉर्टर ड्यूरेशन टू मेक the most of the linkages between inflation, interest rates, and the debt yields. And finally, the most coveted, followed after asset class equity. The linkages between inflation and equity are not very direct. Usually, some inflation is considered good for equity markets. Let's say 4-5% inflation is good for equity markets. Hyperinflation and disinflation. So 2% inflation and 10% inflation, both are bad for equity markets, but some degree of inflation is good. Now, how do we determine which phase we are in? There are multiple drivers. Okay, so if inflation is high, interest rates are likely to be high. So for those of us who do the DCF valuation, the denominator will be high, the cost of capital will be high. So that does bring down equity valuations. But at the same time, if inflation is high and monetary policies are very aggressive and they're cutting the rates, things could look different. But I think the rule of thumb would be when inflation is high,
the top line of the companies goes up because revenue gets inflated. Also, the cost of the companies go up because inflation अगर WPI के थ्रू आ रहा है, commodities के थ्रू आ रहा है, तो raw material के prices बढ़ जाएंगे, तो cost will also go up. Okay, we need to watch out for sectors where the growth in revenue is more than the growth in cost. That be the thumb rule for looking out for right sectors in equity markets. और जब CPI WPI से ज्यादा होता है, ओवरऑल इक्विटी मार्केट के मार्जिन इंप्रूव होते हैं. ओके, अगर हम CPI माइनस WPI करें और जब ये गैप नेगेटिव हो जाता है, जैसा कि लास्ट ईयर था, तो इक्विटी मार्केट्स के मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं. सिंपल आंसर है, दैट मीन्स कि होलसेलर्स को ज्यादा इन्फ्लेशन आ रहा है और वो कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन जब होलसेलर्स के पास कम इन्फ्लेशन आ रहा है, वो कंज्यूमर को ज्यादा पास ऑन कर पा रहे हैं, मतलब डिमांड स्ट्रांग है और उनकी मैन्युफैक्चरर्स की कंपनीज की मार्जिन प्रोटेक्ट हो रही है. So I think even though understanding effects of inflation on equity markets is very complex and there are multiple levels involved, one single thing would be that we need to watch out for sectors where growth in revenue is greater than growth in cost when we are in a inflationary regime. तो मेरी तरफ से आई थिंक मैं इन्फ्लेशन के यही पार्ट्स इस वीडियो में कवर करना चाहूंगी. हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, उनकी कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी, WPI, CPI, बास्केट, बेस इफेक्ट्स, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऑन द ब्रॉड एसेट क्लासेस, कमोडिटीज, करेंसी, डेट एंड इक्विटी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.